नमस्कार दोस्तों, मेरे यानी डॉक्टर मुक्ता टंडन के यूट्यूब चैनल साहित्याकाश रत्न में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको समय समय पर मैं हिंदी से जुड़े हुए तमाम तत्वों की जानकारी देती रहूंगी। आपका ज्ञान संवर्धन ही मेरा ध्येय है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि समय समय पर आपको अपलोडेड वीडियो की जानकारी मिलती रहे। आज हम बात करेंगे प्रयोजनमूलक हिंदी की समस्याओं और सामान्य भाषा और प्रयोजनमूलक भाषा में विविधता, इन दो तत्वों की। कालांतर में हम इससे पूर्व उसके विविध रूपों का दिग्दर्शन प्राप्त कर चुके हैं। साथ ही उसका प्रयोग हम किस किस रूप में करते हैं, उसका अभिप्राय क्या है, यह सब हम अध्ययन कर चुके हैं। आज बारी है उसके लेखन की और आने वाली समस्याओं पर विचार की। प्रयोजनमूलक हिंदी का अध्ययन और विश्लेषण करते समय कुछ स्तर पर हमें समस्याएं या दिक्कतें आती हैं। सबसे बड़ी समस्या तो जो मूल रूप से है वो है तकनीकी शब्दावली, वैज्ञानिक अभिलेखन की शब्दावली, बैंकिंग शब्दावली इत्यादि की। अर्थात जो पारिभाषिक शब्दावलियां हैं उनको तैयार करना सबसे बड़ी समस्या है। हम किन शब्दों को पारिभाषिकता के घेरे में लाते हैं, कैसे हम उनको लोगों के अध्ययन का विषय बनाते हैं, यह महत्वपूर्ण है। किसी भी शब्द का स्वयं में सरल या कठिन होना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना इस बात से जुड़ाव है कि हम उस शब्द से कितने परिचित हैं। परिचित शब्दों से संज्ञान करना या समझना किसी चीज को बहुत ही सरल हो जाता है, और जो शब्द हमारे लिए अपरिचित हैं, दुरूह हैं, कठिन हैं, उनमें अध्ययन करना किंचित कठिन कार्य है। ये आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जब कोई हिंदी मीडियम का बच्चा बीएससी या साइंस की किसी भी टेक्निकल फील्ड को पकड़ता है तो उसके आगे सबसे बड़ी दिक्कत आती है पुस्तकों की, क्योंकि सारी पुस्तकें उस क्षेत्र की अंग्रेजी माध्यम में हैं और हिंदी से पढ़ा हुए बच्चों को इसमें समस्या आती है। ऐसे में प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतर्गत हम पारिभाषिक शब्दावलियों और ऐसी पुस्तकों का निर्माण करना हमारे लिए अपेक्षित हो जाता है जिनके द्वारा हम उन लोगों को, उन बच्चों को अपनी भाषा में ही तकनीकी जानकारी दे सकें। सबसे बड़ी बात हिंदी की दुर्दशा की यही है, क्योंकि आज भी हमारे प्रयास सिर्फ साहित्यिक हिंदी की ओर हैं। हमने तकनीकी पारिभाषिक शब्दावलियों की ओर उतना ध्यान नहीं दिया है। कदाचित यही कारण है कि हिंदी रोजगार परक क्षेत्र पर आने में थोड़ी कमजोर पड़ जाती है। प्रयोजनमूलक हिंदी के विकास और उसके प्रसार से हम इन समस्याओं को किंचित कम कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि विज्ञान के क्षेत्र में इसका प्रभाव सबसे अधिक है। भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित, विधि, अंतरिक्ष विज्ञान, कंप्यूटर या मानविकी, इन सब में जो संबंधित शब्द हैं उनका निर्माण वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली के माध्यम से किया जाता है। शब्द संख्याओं का अगर हम संचयन देखें तो तकनीकी शब्दावली का आयोग है जो वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दों को कोश के आधार पर निर्मित करता है। ये शब्द संख्या में बहुत ज्यादा हैं, लेकिन समस्या आती है इनके व्यापक प्रयोग की। विशुद्ध विज्ञान और टेक्नोलॉजी से संबंधित जो पारिभाषिक शब्दावलियां हैं उसमें अधिक से अधिक प्रचलन का प्रयास किया जाता है। ये तो हुई पहली समस्या कि प्रयोजन मूलक हिंदी को हमें जोड़ना है तकनीकी शब्दावली, वैज्ञानिक शब्दावलियों इत्यादि से। ये जुड़ाव थोड़ा कठिन अवश्य है, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। दूसरी समस्या जो आती है प्रयोजन मूलक हिंदी की, वो आती है अनुवाद रूप में। अनुवाद के रूप में उसमें आने वाली कठिनाइयां और अटपटापन है जिसे दूर करना हमारा प्रयास रहता है। जाने माने जितने भी ज्ञान क्षेत्र ग्रंथ हैं उनका संबंध अभी यूरोप की भाषाओं से है। परिस्थिति के अनुसार जब हम उसका अनुवाद हिंदी में करके लाएंगे तो ये हमारे फायदे की बात रहेगी। अभी तक अनुवाद के क्षेत्र में हमने सिर्फ साहित्यिक कृतियों को ही रखा है,
जितनी भी साहित्यिक कृतियां हैं हम उनका ही अनुवाद करते हैं। लेकिन आज इस बात पर अधिक बल देने की आवश्यकता है कि हम ऐसे तथ्यों का अनुवाद करना प्रारंभ करें जो विज्ञान, तकनीकी, बैंकिंग के क्षेत्र, वाणिज्य क्षेत्र, व्यवसायिक पक्ष, रोजगार पक्ष से जुड़ा हुआ हो, ताकि उस अनुवाद का लोगों को रोजी रोटी के रूप में परिणाम भी प्राप्त होता चले। भारत की राजभाषा के पद पर आसीन होने के बाद हिंदी प्रशासन की भाषा बनी है, अनेक दायित्वों से भी गुजरी है और आज उसी में इस बदलाव की हम अपेक्षा करते हैं। जब हम एक अगली समस्या की ओर आगे बढ़ते हैं तो वो है नई परिभाषा शब्दावली का निर्माण। प्रयोजनमूलक हिंदी की प्रवृत्ति प्रयोगशील है, प्रक्रिया विकासशील है। आवश्यकता के अनुसार इसमें नई शब्दावलियों का प्रयोग किया जाना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ इसमें रद्दोबदल भी करनी चाहिए। सिर्फ एक बार शब्दावली या शब्दकोश बनाकर शांत नहीं बैठना चाहिए। अगर हमें उसमें कुछ बदलाव करने हैं, कुछ नए शब्द जोड़ने हैं या कुछ पुराने शब्द हटाने हैं जो संकीर्ण हो गए हैं, उनके स्थान पर नए शब्दों को स्थान देना है, तो इसके लिए सोच और क्षेत्र लेखन का व्यापक होना बहुत जरूरी है। प्रयोजनमूलक हिंदी के संदर्भ में यह भी बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ये सिर्फ और सिर्फ साहित्यिक रूप से प्रतिष्ठित हो, यह जरूरी नहीं है। प्रयोजनमूलक हिंदी के रूप में हिंदी को हमें लोगों के रोजगार से जोड़ते हुए जनमानस के हृदय में उतारना है, ताकि किसी के भीतर यह हीन भावना न उत्पन्न हो कि वो हिंदी पट्टी के हैं या हिंदी से पढ़कर आके आगे बढ़े हैं, उन्हें आगे क्या करना चाहिए। जब हम हिंदी को टेक्निकल कंडीशन से जोड़ेंगे, टेक्निकल चीजों से जब उसका जुड़ाव होगा, तकनीकी से जब उसका साक्षात्कार होगा, तब जा करके हम हिंदी के माध्यम से नए रोजगार के अवसर भी उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसी ऐसी चीजें कर सकते हैं जिसके माध्यम से हिंदी का प्रचार प्रसार और व्यापक हो सके। चलिए, ये तो थी प्रयोजनमूलक हिंदी की कुछ महत्वपूर्ण समस्याएं जो उसके अध्ययन का, उसके लेखन कार्य में कुछ दिक्कतें, कुछ समस्याएं पैदा करती हैं, पर ये बहुत बड़ी समस्याएं नहीं है। इन पर हम थोड़े से रद्दोबदल के साथ, थोड़े से परिवर्तन के साथ सुधार ला सकते हैं और व्यवहार के योग्य बना सकते हैं। अभी प्रयोजनमूलक हिंदी अपने विकास की स्थिति में है। ऐसी अवस्था में हमें उसको और भी अधिक विस्तार देना है ताकि अधिकांश लोगों तक वह पहुंच सके। अब एक प्रश्न उठता है कि क्या सामान्य भाषा और प्रयोजनमूलक हिंदी में कुछ अंतर है? वैसे अगर देखा जाए तो बोलने, उच्चारण के दृष्टिकोण से तो ऐसा कोई अंतर नहीं है, लेकिन हाँ, शब्दावली है, वाक्य संरचना है, इसमें थोड़ा सा अंतर हो सकता है। सामान्य भाषा और प्रयोजनमूलक भाषा लगभग एक है, बस शब्दावलियों में अंतर है। इनकी वाक्य संरचना में भी अंतर है। जब हम सामान्य भाषा के शब्दों को रखते हैं और दूसरी तरफ विशिष्ट भाषा के शब्दों को रखते हैं, तो उसका तात्विक विश्लेषण भी भिन्न भिन्न आता है। सामान्य भाषा के रूप में हमें अधिक सावधान या संचेष्ट या चेतावनीप्रद होने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन प्रयोजनमूलक भाषा का प्रयोग करते समय हमें कार्यालयीन औपचारिकताओं का निर्वहन करना पड़ता है। सामान्य भाषा मनुष्य की पहली आवश्यकता है, क्योंकि यह संचार या माध्यम भाषा बनती है जिससे हम दूसरों के साथ संवाद स्थापित कर सकते हैं। लेकिन प्रयोजनमूलक हिंदी या प्रयोजनमूलक भाषा की आवश्यकता उसके पश्चात होती है, क्योंकि इंसान को पहले बोलने की क्षमता मिलती है, तो सामान्य भाषा उसी का केंद्र है। उसी के बाद जब रोजगार के लिए आगे जाता है, तब प्रयोजनमूलक हिंदी उसके कार्य आती है। सामान्य भाषा भाषा का सहज रूप है, जबकि प्रयोजनमूलक भाषा एक अर्जित स्वरूप है जिसे हमें सीखना पड़ता है। सामान्य भाषा और प्रयोजनमूलक भाषा के मध्य एक महत्वपूर्ण अंतर यह भी है कि सामान्य भाषा का कार्यक्षेत्र व्यापक होता है, वहीं प्रयोजनमूलक भाषा का क्षेत्र संकुचित और सीमित है। सामान्य भाषा में साहित्यिकता के भी गुण होते हैं, जबकि प्रयोजनमूलक हिंदी साहित्यिकता से एकदम परे है, एकदम अलग तरह की हिंदी है। सामान्य भाषा हमारी संवेदनाओं को जागृत करती है और प्रयोजनमूलक सिर्फ उन्हें अभिव्यक्त करने का माध्यम मात्र बनती है। इसमें संवेदनाओं का, भावोच्छ्वास का कोई स्थान नहीं होता।
सामान्य भाषा में साहित्यिकता के गुण होते हैं, प्रायः सौंदर्यानुभूति या कभी-कभी चमत्कार भी होता है, जबकि प्रयोजनमूलक भाषा का लक्ष्य सेवा माध्यम होने के कारण जीविकोपार्जन का साधन बनना भी है। जो हमें जीविकोपार्जन का साधन बन के हमारे जीवन को एक रोजगार का आयाम दे, तो ऐसी भाषा को हमें खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए। और इसको स्वीकार करने में जो आगे समस्याएं आती हैं उन्हें भी दूर करना हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। आपको कैसा लगा अवश्य मुझे मैसेज करके बताइएगा, और अगले वीडियो में हम इसके आगे प्रयोजनमूलक हिंदी के सृजनात्मक आयामों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।